हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक युद्धों के विषय में। इससे पहले के वीडियो में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश तथा फ्रांसीसी कंपनी के आगमन को देखा। आज के वीडियो में हम अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य भारत की भूमि पर हुए युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है, की बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। कोरोमंडल तट पर स्थित जो कर्नाटक है, वहां पर अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 20 वर्षों में 3 युद्ध हुए। तीनों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जो इसका समय है वो पहले कर्नाटक युद्ध का समय 1746 से लेकर 1749 तक है। इसका जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, यानी कि विदेशी कारण था। इसमें जो युद्ध हुआ वो अडयार या सेंट थोमे का युद्ध था। इसकी जो संधि थी वो एक्सला शैपेल की संधि हुई और इसमें जो गवर्नर थे वो अंग्रेजों की तरफ से मार्स तथा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। द्वितीय युद्ध देखते हैं। द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक हुआ। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार युद्ध था वो इसका कारण बना। अंबूर का युद्ध इसमें हुआ और साथ ही साथ जो इसमें संधि हुई वो पौंडीचेरी की संधि थी। इसमें जो गवर्नर थे वो अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और लॉरेंस थे। इसके अलावा जो फ्रांसीसी थे उनके गवर्नर डुप्ले और गोडेहू थे। पहले डुप्ले था, डुप्ले के समय पे युद्ध हुआ और गोडेहू संधि के समय पर आता है। डिटेल हम आगे देखेंगे। अगला जो युद्ध है यानी कि तृतीय युद्ध वो 1756 से लेकर 63 तक हुआ। इसका जो कारण था वो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। इसमें जो युद्ध हुआ वो बॉन्डीवाश का युद्ध था और ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक युद्ध साबित हुआ फ्रांसीसियों के लिए। उसके बाद जो इसमें संधि हुई वो पेरिस की संधि थी। इसके अलावा इसमें जो नेतृत्व करने वाले थे वो अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली था। तो चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जिस समय कर्नाटक युद्ध हुए उस समय फ्रांस की जो प्रमुख बस्तियां थीं वो कौन कौन सी थी? तो पौंडीचेरी थी, मछलीपट्टनम थी, कराईकल थी, माहे थी, सूरत थी और चंद्रनगर थी। इसके अलावा अगर अंग्रेजों की बस्तियों की बात करें तो मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता उनकी मुख्य बस्तियां थीं। आगे देखते हैं। तीनों युद्धों के टाइम यानी कि तीनों कर्नाटक युद्धों के टाइम जो फ्रांस का सम्राट था वो लुई 15वां था। आपने देखा होगा कि जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई तो जो वहां का सम्राट था वो लुई 14वां था और कर्नाटक युद्धों के टाइम पे जो सम्राट है वो लुई 15वां है। तो अब डिटेल में देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि हुआ 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। इसकी घटनाएं देखते हैं। तो यह युद्ध क्या कारण आपको पता चल गया है कि यह युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था यूरोप में, उसका परिणाम था। हुआ क्या, 1744 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार की जो खबर थी वो भारत पहुंचती है। उस टाइम पे खबरें इतनी तेजी से नहीं पहुंचा करती थी जैसे आज पहुंचती हैं। तो 44 में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की खबर भारत पहुंचती है तो जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था उसको एहसास होता है कि मतलब भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी कि हमारे बीच युद्ध हो सकता है। लेकिन उसको अपनी कमजोर नैसैनिक शक्ति का भी आभास था। इसलिए वो क्या करता है, अंग्रेज गवर्नर निकोलस मार्स के पास जाता है और उससे कहता है कि हम तटस्थता की नीति अपनाते हैं, यानी कि तटस्थता की नीति का प्रस्ताव रखता है कि मतलब ना तो हमें युद्ध करने से यहाँ कोई मतलब है, न लड़ाई झगड़ा करके हमें कुछ मिल रहा है, हमें अपना व्यापार करने यहाँ पर आए हैं और व्यापार ही करते हैं। लेकिन क्या था, बार्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा अंग्रेजों की सहायता के लिए निकल चुका था। अब मार्स को इस बात का पता था कि उसकी सहायता के लिए एक जहाजी बेड़ा वहां की सरकार ने मतलब उनके लिए भेज दिया है। तो मार्स ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि उन्हें तटस्थ रहना है या युद्ध करना है। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे क्या हुआ, फिर जब डुप्ले को लगा कि मार्स ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है तो डुप्ले को लगा कि युद्ध हो सकता है, तो वो मदद के लिए कर्नाटक के नवाब जो शासक थे अनवरुद्दीन उनके पास गया और उनसे कहता है कि आप अपने क्षेत्र में युद्ध ना होने दें, क्योंकि जो मद्रास यानी कि जो अंग्रेजों का क्षेत्र था और जो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का क्षेत्र था वो दोनों ही कर्नाटक के अंतर्गत आते थे। तो वो अनवरुद्दीन से बात करता है कि भाई अपने एरिया में आप युद्ध ना होने दें, आप यहाँ के शासक हैं।
उसके बाद जब उसे लगता है कि बात यहाँ पर भी नहीं बनेगी, तो डुप्ले भी क्या करता है, अपनी सहायता के लिए मॉरिशस का जो फ्रांस गवर्नर था लॉ बोर्डाने, उसको बुला लेता है। मॉरिशस में भी फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी, तो वहां का जो गवर्नर था लॉ बोर्डाने, उसको बुला लेता है अपनी मदद के लिए। अब आगे क्या होता है, जो अंग्रेज कैप्टन बार्नेट, जो उन्होंने वहां से जहाजी बेड़ा भेजा था, उसका जो कैप्टन था बार्नेट, उसके द्वारा क्या किया गया, फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया, यानी कि फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। और यही कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण बना, यानी कि युद्ध होना तो था ही, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो यह बन गया। अब क्या किया, जो ला बोर्डा ने, फ्रांस का जो गवर्नर था, जो मॉरिशस से आया था डुप्ले की मदद के लिए, उसने और डुप्ले ने, दोनों ने मिलकर जो मद्रास का क्षेत्र था, मद्रास का गवर्नर मार्स को, उसके साथ उनकी लड़ाई हुई और 1746 में उसे पराजित करके आत्मसमर्पण के लिए उसको बाध्य कर दिया। अब जब मद्रास पर उसका अधिकार हो गया, तो फ्रांस पर मद्रास अधिकार होने के बाद जो डुप्ले और ला बोर्डाने थे, दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद इस बात को लेकर था कि डुप्ले मद्रास पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, जबकि ला बोर्डाने चाहता था कि उसे अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए, और इसलिए उसने 12 लाख पैगोडा लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया। उधर क्या था, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक मद्रास पर अधिकार करने के लिए भेजता है। अब नवाब को क्या पड़ी थी, तो नवाब का उसमें आने का रीजन ये था कि जब युद्ध होना तय हो गया, तो जो डुप्ले था वो नवाब के पास जाता है कि अब आप इंटरफेयर मत करिए युद्ध में, और अब युद्ध होगा और मैं मद्रास जीत के आपको दे दूंगा। लेकिन मद्रास जीतने के बाद वो अनवरुद्दीन को नहीं देता है, तो इस वजह से अनवरुद्दीन नाराज हो जाता है और वो मद्रास पर अधिकार करने के लिए अपने बेटे के नेतृत्व में सेना भेजता है। उधर डुप्ले भी, क्योंकि उसने जो बोर्डाने था, उसने भी क्या किया था, अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया था, तो उधर डुप्ले भी मद्रास पर पुनः अधिकार करना चाहता था, इसलिए वो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेना तैनात करता है वहां पर। उसके बाद आगे जो कैप्टन पैराडाइज है, जो अभी डुप्ले ने लगाया था, तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना है वो 1747 में अडियार या फिर सेंट थोमे के युद्ध में महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर देती है। मतलब राजा की सेना पराजित हो जाती है और मद्रास पर जो अधिकार है वो डुप्ले का हो जाता है। 1746 में डुप्ले ने मद्रास का घेरा डाला और उसे जीत लिया। मद्रास की जीत के बाद डुप्ले 1748 ईस्वी में अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड को जीतने का भी असफल प्रयास करता है। जब एक बार वो मद्रास जीत लेता है, तो उसे लगता है कि वो दूसरी बस्तियां भी जीत सकता है, और इसलिए वो जो फोर्ट सेंट डेविड था अंग्रेजों का, उस पर आक्रमण करता है, लेकिन असफल हो जाता है। साथ ही साथ अंग्रेजों के हाथ से जब मद्रास चला जाता है, तो वो फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी को जीतने का असफल प्रयास करते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। आगे क्या होता है, 1748 में एक्सला-चैपेल की संधि फ्रांस में हो जाती है, जिसमें दोनों देशों के मध्य युद्ध समाप्त होने की घोषणा होती है, और इसी घोषणा के साथ भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। अब एक्सला-चैपेल की संधि के तहत क्या होता है कि मद्रास जो फ्रांसीसियों ने कब्जा लिया था, उसको अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है, और साथ ही इसके बदले में फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग का जो प्रांत है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों के ही जो उपनिवेश थे वो अलग अलग देशों में थे, तो मद्रास यहाँ उन्हें वापस दे दिया जाता है, और जो अमेरिका में लुइसबर्ग वाला एरिया होता है वो फ्रांसीसियों को मिल जाता है। इस तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। बढ़ इसलिए गई थी क्योंकि अंग्रेजों की बस्तियों पर भी उसने अधिकार कर लिया था, और साथ ही साथ जो वहां का शासक था अनवरुद्दीन, उसको भी पराजित कर दिया था। आगे देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पहले पृष्ठभूमि देखते हैं कि हुआ क्यों। तो ये होता है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। अब यह युद्ध क्या था, यह कोई यूरोपीय घटनाओं को लेकर नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह युद्ध भारत में ही कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध का परिणाम था। अब हुआ क्या, हैदराबाद में निजामुल मुल्क यानी कि आसफ जाह की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा था नासिर जंग, और उसके बेटे का बेटा यानी कि जो आसफ जाह का पौत्र था नासिर जंग का भतीजा मुजफ्फर जंग, उन दोनों के बीच विवाद था। इसी तरह कर्नाटक में भी नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहब के बीच विवाद था। नवाब अनवरुद्दीन अभी कर्नाटक के वर्तमान नवाब हैं, और उनका जो बहनोई है चंदा साहब, उनके बीच विवाद था। आगे देखते हैं हैदराबाद। तो पहले हैदराबाद की कंडीशन समझते हैं। तो हैदराबाद में जो शासक थे आसफ जाह, जिनको निजामुल मुल्क भी कहते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनका जो बेटा होता है नासिर जंग, जो
पुत्र था उनका, उसको अंग्रेजों का साथ मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष था मुजफ्फर जंग का, जो कि आसफ जहाँ का पौत्र था, उसको फ्रांसीसियों का साथ मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति भी है जो आसफ जहाँ का पुत्र है, सलावत जंग। आगे अब कर्नाटक की स्थिति देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो शासक है वो थे दोस्त अली, और दोस्त अली की मृत्यु के बाद, दोस्त अली की मृत्यु हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब मराठा सरदार जो रघुजी थे, जब वो रघुजी भोंसले जब वो आक्रमण करते हैं तो वहां पर दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है और चंदा साहब को कैद कर लिया जाता है। चंदा साहब दोस्त अली के दामाद थे। उसके बाद यहाँ पर जो शासक है वर्तमान में वो अनवरुद्दीन है। ये क्या थे, दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ उस युद्ध में दोस्त अली के बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, और जो उनका दामाद चंदा साहब थे उनको वो जो मराठे थे वो कैद कर लेते हैं। तो अनवरुद्दीन जो वहां के सूबेदार थे वर्तमान में नवाब बन जाते हैं, और इनको किसका साथ मिलता है, अंग्रेजों का, क्योंकि फ्रांसीसियों से तो इनके रिश्ते खराब हो चुके हैं पीछे आपने देखा प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पर। तो अनवरुद्दीन है, इनको अंग्रेजों का साथ मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है वो है चंदा साहब का, जो कि दोस्त अली के दामाद हैं और मराठों के द्वारा आजाद कर दिए गए हैं। इनको फ्रांसीसियों का साथ मिल जाता है। यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति है मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र है। इसे आगे देखेंगे कि इनका रोल क्या है। आगे देखते हैं अब क्या, जो डुप्ले यानी कि फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया, कर्नाटक में चंदा साहब का, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, कर्नाटक में अनवरुद्दीन का जो वर्तमान नवाब है, और हैदराबाद में नासिर जंग का। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो चंदा साहब ने 1749 ईस्वी में फ्रांसीसियों और मुजफ्फर जंग की सहायता से अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला। अब चंदा साहब, उनको फ्रांसीसियों का सपोर्ट मिल गया है, साथ ही साथ मुजफ्फर जंग को भी फ्रांसीसियों का सपोर्ट मिला हुआ है। तो मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों की मदद से चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को युद्ध में मार डाला और खुद वहां के शासक बन गए। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुडब्बा के जो नवाब थे उन्होंने 1750 ईस्वी में नासिर जंग को भी मार डाला। नासिर जंग कौन है, जो हैदराबाद में दूसरा पक्ष है जिसका सपोर्ट अंग्रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज जिसको सपोर्ट कर रहे थे उनके दोनों ही शासक यानी कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन और हैदराबाद में नासिर जंग, दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अब आगे मुजफ्फर जंग दक्कन में हैदराबाद का शासक बन गया और चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। मतलब डुप्ले की शक्ति चरम पर पहुंच गई, क्योंकि डुप्ले की मदद से ही दोनों राज्यों में शासक नियुक्त हुए। अब आगे क्या होता है, इसके फायदे में, इसके बदले में फ्रांसीसियों को क्या मिलता है। तो मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को 20 लाख रुपए दिए, साथ ही साथ एक जागीर दी और मुजफ्फर जंग की उपाधि भी दी। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था वहां का गवर्नर बना दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को मसूलीपट्टनम का नगर और पांडिचेरी के निकट की जो जमीन थी वो पुरस्कार में दे दी। इतना फायदा हुआ। अब एक और पॉइंट है कि मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी थी। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, जब मराठों को हराकर और मतलब वो कर्नाटक की उसकी मदद करते हैं, तब जो आलमगीर है वो डुप्ले को नवाब खां की उपाधि देता है। अब क्या था, डुप्ले ने बुसी के नेतृत्व में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए सेना तैनात कर दी। अब मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद में नवाब बना है अभी अभी, उसकी सहायता के लिए डुप्ले ने क्या किया, बुसी जो उसका एक सेनापति था उसके नेतृत्व में वहां पर अपनी सेना रख दी। यही सायक संधि की शुरुआत मानी जाती है, जिसकी शुरुआत डुप्ले करता है। सायक संधि क्या मतलब, सेना फ्रांसीसियों की थी और उसका जो पूरा खर्चा था वो हैदराबाद का नवाब उठाता था। तो और इसका जो बाद में व्यापक रूप से प्रयोग है वो अंग्रेजी गवर्नर वेलेजली करता है, जिसको हम अंग्रेजों के गवर्नर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर कर्नूल के नवाब ने 13 फरवरी 1751 को एक युद्ध में मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग जो अभी हैदराबाद में शासक बना है, फ्रांसीसियों ने जिसको सपोर्ट किया है, उसकी हत्या हो जाती है 1751 को। 1751 में मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद जो बुसी, जिसको वहां पे हैदराबाद में रखा गया था, सेना जिसके अंडर में रखी गई थी, उसने क्या किया, फटाफट सलाबत जंग को हैदराबाद का शासक बना देता है। सलाबत जंग जो हमने भी दूसरा व्यक्ति देखा कि एक और व्यक्ति था जिसका आगे आके रोल आएगा, तो ये वो सलाबत जंग है। तो मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद वो सलाबत जंग को शासक बना देता है, यानी कि फिर भी जो हैदराबाद था उस पर कंट्रोल फ्रांसीसी अपना बनाए रखते हैं। अब सलाबत जंग ने क्या किया, नवाब बनने के बाद फ्रांसीसियों को आंध्रा का क्षेत्र और उत्तरी सरकार के नाम से उसे जाना जाता था वो पुरस्कार में दे दिया।
आगे अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी और तृष्णापल्ली के दुर्ग में शरण ले ली। अब क्या हुआ, उधर कर्नाटक का नवाब क्योंकि चंदा साहब बन चुके हैं, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है और अनवरुद्दीन का जो बेटा था, जिसको हमने देखा कि इसका रोल आगे आएगा, मोहम्मद अली, वो क्या करता है, अंग्रेजों के पास मदद मांगने के लिए जाता है कि भाई मेरे पिता वहां के शासक थे और अब शासक कोई और बन गया है और मुझे शासक बनना है। अंग्रेजों को भी उसमें अपना लालच दिख रहा था कि भाई चलो हैदराबाद में तो उनकी पसंद का शासक बन गया और वहां पे हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जिसको हम शासक बना सकें, तो क्यों ना कर्नाटक में हाथ आजमाया जाए। तो उन्होंने भी मोहम्मद अली को सपोर्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसियों व चंदा साहब ने तृष्णापल्ली को 1751 में घेर लिया। अब तृष्णापल्ली जहां पर मोहम्मद अली छुपा हुआ था, फ्रांसीसी और चंदा साहब नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी दुश्मन, मतलब कोई भी गद्दी पर दावा करने वाला व्यक्ति रहे, तो उन्होंने क्या किया, तृष्णापल्ली को 1751 में घेर लिया। इसी समय क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक व्यक्ति था जिसको आप आगे पढ़ते हैं कि अंग्रेजों का गवर्नर बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो अंग्रेजी सेना थी उसको, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम जो तृष्णापल्ली है उस पर दबाव करने के लिए, जो कर्नाटक की राजधानी है जिसको पूरा जो क्या बोलते हैं नवाब चंदा साहब हैं वो छोड़कर आ गए हैं, उस पर घेरा डाल दें। तब चंदा साहब ने अपने पुत्र रजा खां को भेजकर अर्काट में क्लाइव को घेर लिया, लेकिन लॉरेंस की सहायता से अंग्रेजों ने अर्काट को जीत लिया। हुआ ये कि इधर फ्रांसीसियों और चंदा साहब ने क्या किया, तृष्णापल्ली पर घेरा डाला, जो मोहम्मद अली था उसको घेरने के लिए। क्लाइव के सुझाव पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, अर्काट यानी कि कर्नाटक की राजधानी थी उसको घेर लिया। अब बाद में चंदा साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा राजधानी की रक्षा करने के लिए, लेकिन वहां पे उनके बेटे और जो क्लाइव था उसके बीच में जब लड़ाई होती है तो वहां पर लॉरेंस की सहायता के कारण अंग्रेजी सेना जीत जाती है और अर्काट पर उनका अधिकार हो जाता है। आगे क्या होता है, क्लाइव ने मॉर्स की जगह आए हुए नए गवर्नर सैंडर्स को अर्काट का घेरा डालने की सलाह दी थी, जिस और उसे तुरंत मान लिया गया था। उस समय जो क्लाइव था वो क्लर्क के पद पर था और आगे चल के क्लर्क के पद से यह गवर्नर के पद तक पहुंचता है। उसके बाद क्या हुआ, अंत में फ्रांस की हार हुई क्योंकि क्लाइव की सूझबूझ की वजह से जो अंग्रेज थे वो जीत चुके थे, तो फ्रांस की हार हुई। चंदा साहब तंजौर गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी गई और जो मोहम्मद अली था यानी कि अनवरुद्दीन का बेटा वो कर्नाटक का नवाब बन गया। अब क्या हुआ, जो मैरियट है, मैरियट लिखता है, डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया और बाद में क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी। ऐसा उसने इसलिए लिखा क्योंकि पहला डुप्ले ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सहायक संधि की शुरुआत करते हुए भारत की राजनीति में घुसकर भारत पर कंट्रोल करने की या साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कोशिश उसने मद्रास से करी थी जो कि वो फेल हो गई। और इसके बाद क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी क्योंकि क्लाइव बंगाल में अधिकार करता है और वहां के बाद बंगाल जीतने के बाद अंग्रेज कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और पूरे भारत को गुलाम बना लेते हैं। तो इसलिए मैरियट ने यह कथन लिखा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया और बाद में क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी। अब क्या हुआ, इस हार के बाद 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया गया, मतलब वहां की सरकार को लगा कि लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, तो डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को डुप्ले के स्थान पर भारत में जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे उनका गवर्नर बनाकर भेजा गया। अब रॉबर्ट गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया, उसने अंग्रेजों से संधि वार्ता आरंभ कर दी और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि के साथ ही हो गया। इस पौंडीचेरी की संधि में ही बुसी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया क्योंकि हैदराबाद में जो शासक था वो फ्रांसीसियों का ही समर्थन था या उससे बना था, तो जो बुसी को उन्होंने रखा था वहां पर उसके नेतृत्व में सेना जो रखी थी उसका वहां पर रहना अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। अब अंग्रेज समर्थक कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली बन गया और फ्रांसीसी समर्थक हैदराबाद का नवाब सलावत जंग बना रहा। तो हर दोनों के मतलब एक एक राज्य में दोनों के समर्थक राजा बन गए थे। फिर पौंडीचेरी की संधि पर डुप्ले ने क्या कहा था, डुप्ले ने कहा कि गोडेहू ने अपनी देश की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब जो डुप्ले था वो कभी भी उस संधि के पक्ष में नहीं रहा। आगे देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ इसको देखते हैं डिटेल में। यह युद्ध भी यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध के यानी कि जो 1756 से लेकर 63 तक चला उसका परिणाम था। अब हुआ क्या, इस युद्ध का तत्कालिक कारण क्या हुआ कि जो क्लाइव था अंग्रेजों का गवर्नर और एडमिरल वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया था। चंद्रनगर आपको पता है फ्रांसीसियों की बस्ती थी, उस पर अधिकार कर लिया गया, तो यह युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया और 23 मार्च 1757 ईस्वी को युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो
अंग्रेज थे, उनके जीतने का रीजन क्या था? लेकिन 1757 में प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों से फ्रांसीसियों का मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। 1757 आते आते अंग्रेज बंगाल पर पूरा अधिकार कर चुके थे। बंगाल से उनको धन की प्राप्ति होती थी, इसलिए उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी और बंगाल के संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने फ्रांसीसियों का मुकाबला किया और इसलिए वो उनको आसानी से हरा पाए। 1758 ईस्वी में विशाखापट्टनम में चंदुर्ती के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। उसके बाद क्या हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को वांडीवाश नामक जगह पर पराजित किया। अब फ्रेंच सेनापति बुसी को बंदी बना लिया गया। इसी टाइम पे बुसी जो सेनापति था उसको बंदी बना लिया गया और वांडीवाश नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ उसमें ये हार गए। जो लाली था वो पौंडीचेरी भाग गया। अब माल्सन इस बारे में लिखता है। माल्सन ने वांडीवाश युद्ध के बारे में कहा कि मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने जिस शक्तिशाली इमारत को खड़े करने में योगदान दिया था उसे युद्ध ने मिट्टी में मिला दिया। लाली की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया और पौंडीचेरी के भाग्य को इसने चौपट कर दिया। वांडीवाश युद्ध के बारे में, वांडीवाश युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय कर दिया, यानी कि यह युद्ध फ्रांसीसियों के लिए काफी निर्णायक साबित हुआ। ये उनके भाग्य का ही निर्णय कर दिया। और क्या किया? अंग्रेज अधिपत्य से फ्रांस की चुनौती हमेशा के लिए समाप्त हो गई, यानी कि अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। फ्रेंच सेनापति काउंट लाली या फिर लैली ने मद्रास को जीतने का असफल प्रयास किया था। बाद में 1761 में अंग्रेजों के समक्ष उसने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में फ्रांसीसी सेना ने मुकदमा चलाकर लाली को फांसी दे दी। उसके बाद 1761 में पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1763 ईस्वी में फिर पेरिस की संधि हुई, जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और उसी के साथ भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया और सप्तवर्षीय युद्ध की संधि, जो पेरिस की संधि हुई थी, उसी से युद्ध का अंत हो गया 1763 में और अंग्रेज ने पांडिचेरी व कुछ अन्य प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए, किंतु वे इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे, यानी कि उनका व्यापार करने के लिए उनके जो प्रदेश थे वो तो लौटा दिए, लेकिन साथ ही साथ उनको ये हिदायत दे दी गई कि वो अब इनकी किलेबंदी नहीं कर पाएंगे, मतलब मात्र एक व्यापारी बनकर यहाँ पर व्यापार करेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई और भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, यानी कि फ्रांसीसियों के लिए यह युद्ध बिल्कुल खतरनाक साबित हुआ। 1771 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 15वें ने फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी को ही समाप्त कर दिया। अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी की असफलता के क्या कारण थे। तो कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था और फ्रांसीसी सरकार का असहयोग भी था, यानी कि उन्हें कभी सरकार से सहयोग नहीं मिला, जिसने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के महत्व को नहीं जाना। मतलब वहां का सम्राट जो था उसने कभी फ्रांसीसी कंपनी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाए कि भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का क्या महत्व है और फ्रांसीसी सरकार द्वारा वित्तीय तथा सैनिक सहयोग भी कभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये उनके हारने का एक महत्वपूर्ण रीजन था। दूसरा रीजन, फ्रांसीसी असफलता का जो प्रमुख रीजन था वो अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना थी, क्योंकि फ्रांसीसियों की नौसेना इतनी शक्तिशाली नहीं थी। आगे देखते हैं अंग्रेजों की बंगाल में जीत, जिसके आधार पर अंग्रेजों को अपार धन की प्राप्ति हुई थी। साथ ही साथ बॉन्डीवर्ष के युद्ध तक आते आते अंग्रेजों ने बंगाल में, मतलब प्लासी का युद्ध वो जीत चुके थे, तो उन्हें वहां से काफी धन की प्राप्ति हुई थी, जिसके सामने फ्रांसीसियों का टिक पाना आसान नहीं था। फ्रांसीसी सेनापतियों की तुलना में जो अंग्रेज सेनापति थे वो अधिक कुशल थे। थल और नौसेना के फ्रांसीसी कमांडरों में मतभेद था, जैसे कि डुप्ले और ला बोडानो का देखा आपने प्रथम युद्ध के दौरान कि उन दोनों में बनती ही नहीं थी। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन भी उनकी हार का उत्तरदायी था। उसके बाद आगे देखते हैं कि भारत की आजादी के समय जो 5 भारतीय क्षेत्र थे वो फ्रांस के अधीन थे। एक था पौंडीचेरी, दूसरा था माहे केरल में, तीसरा कराईकाल तमिलनाडु में और चौथा आंध्र प्रदेश यनम में। और यही 4 जो एरिया हैं, पौंडीचेरी, माहे, कराकाल और यनम, ये चारों अलग अलग जगह पर हैं और आज का पौंडीचेरी राज्य या पौंडीचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो जाने जाते हैं। 4 अलग अलग जगह पर हैं लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा चंद्रनगर जो बंगाल में था, ये आजादी के बाद तक फ्रांसीसियों के पास बने रहे। इस तरह हमने देखा कि भारत में किस तरह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुए और उनके क्या परिणाम हुए और कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय के क्या कारण थे, और साथ ही साथ हमने देखा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस तरह पराजित किया और उनको भारत से जाने के लिए कैसे मजबूर किया। इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे भारतीय राज्यों को अपने अधीन किया और भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगर आप इसी तरह से डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।